नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, उससे संबंधित एक टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था। उदयपुर गया हुआ था मैं, और सिर्फ 10 15 मिनट तक वो मैसेज टेलीग्राम पे रहा, जिस दरमियान जो है विद्यार्थियों के 30 से 35 मैसेज टेलीग्राम पे आ गए थे कि सर हम यहाँ हैं, हम हॉस्पिटल में ये व्यवस्था हो जाएगी, वो हो जाएगी। तब लगा कि वाकई कुछ कमाया है। इस शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद में कुछ नहीं, बहुत कुछ कमाया है। और कल वास्तव में बहुत अच्छा महसूस हुआ कि विद्यार्थियों की ये प्रतिक्रियाएं मिली और काफी हेल्प मिली। वहां पे सारा काम फटाफट से हो गया। तो लेकिन कल की क्लास मैं नहीं दे पाया क्योंकि वापस आते आते मुझे देर हो गई थी और स्लाइड्स भी नहीं बनी थी प्रॉपर सही तरीके से, मैं थक भी चुका था। तो इसलिए कल की क्लास नहीं आ पाई थी। अब आज अपनी आई है तो अपन ने कल की क्लास की भरपाई भी आज की क्लास में कर ली है। तकरीबन 30 स्लाइड्स है और जो राजस्थान की शौर्य परंपरा टॉपिक है वो आधा इसमें हो जाएगा, आधा कल हो जाएगा। वैसे भी मैं 3 भाग में ये देने वाला था, तो 2 भाग में दूंगा तो भरपाई इसकी हो जाएगी। ये इस किताब का कक्षा 9 की इस किताब का ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में कक्षा 9 की किताब भी पूरी हो जाएगी। 10 की हो चुकी, 9 की हो चुकी, पीछे बचेगी 6ठी 7वीं 8वीं। तो भाई साहब अब तो लीला लहर और पो बारे 25 व्यवस्था पूरी तरीके होगी है। ठीक है, ये करवा दिए ना आपको। अब ये दोनों किताबें, बस अब बाहर कुछ भी नहीं जाना है बेटा जी, मौज होगी है। ठीक है, और ये किताब और 6 से 10th वाली जो किताबें हैं आप लोगों के, अब अपनी जो राजस्थान वस्तुनिष्ठ संग्रह आई थी उसी पे आधारित आप लोगों को पता है टेस्ट सीरीज भी दे दी आप लोगों को। ऑफर दिया था, जिसने ऑफर में ज्वाइन किया वो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी ज्यादा प्राइस नहीं है, 65 रुपए में अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मस्ट प्रैक्टिस है ये, इसमें कोई आप लोगों के नुकसान नहीं है, ये सिर्फ फायदे का सौदा है। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, साथ साथ जैसे चैप्टर पूरा होता है प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखो मेरे प्रचार हो गया पूरा, अब मैं चलूंगा क्लास की तरफ, बीच में कोई किसी तरह का प्रचार नहीं हुआ। अच्छा, एक बात याद आई, 1 मिलियन का परिवार अपना होने वाला है। जोर लगाओ थोड़ा सा, बैठे क्यों ठंडे बस्ते में डाल के, फटाफट से इसको पूरा करते। 5,000 सदस्य और जुड़े और अपना 1 मिलियन का परिवार पूरा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से 1 मिलियन का परिवार जो है अपना भी अब 1 मिलियन फैमिली में शामिल हो जाएंगे। लगाओ जोर, करो शेयर फटाफट, आप लोगों का प्रेम जो है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो कहना नहीं पड़े। चलो टाबरो करा शुरू। देखो शौर्य परंपरा, ठीक है, एक एक चीज को समझना। राजस्थान का इतिहास उसकी अनूठी शौर्य परंपरा और वीर सपूतों के कारण भारत के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। ये मतलब बेसिक परिचय दे रखा है। अब इसमें कोई ज्यादा पढ़ने लायक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने स्लाइड्स में ले लिया है ताकि आप लोगों को यह नहीं लगे कि गुरुजी वो वाली लाइन तो अपन ने छोड़ दी, वो वाला शब्द अपन ने छोड़ दिया, कोई भी पंक्ति अपन छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए। ठीक है, यह शौर्य प्राचीन सभ्यता मूलक विकास से लेकर मध्य युग और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के खिलाफ शासकों और आम जनता के संघर्षों में दिखाई देता है। यहाँ के महल, किले, ऐतिहासिक इमारतें इन वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं गाते हैं। ठीक है, गाथाएं कहते हैं। ठीक है टाबरो, कर्नल जेम्स टॉड का प्रसिद्ध कथन है, ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। ये आप लोगों को कोटेशन जो है पूछा जा सकता है, और ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड का कोटेशन है। किसका? कर्नल जेम्स टोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना भाई साहब, घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि याद करने जड़ो की नहीं है। आगे बेटा देखो, राजस्थान में आरंभ से ही रियासती और सामंती संघर्ष इतने ज्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिला है। और अपन भी ये युद्ध पढ़ते पढ़ते ही इस क्लास में पहुंचे हैं। जब अपन ने 10वीं की किताब शुरू की थी इसकी पढ़नी, तो वहां से युद्ध ही पढ़ने शुरू किए थे, क्योंकि राजस्थान का इतिहास ही दे रखा था पहले और युद्ध पढ़ने शुरू किए। तो यहाँ राजस्थान के शासकों के निम्नलिखित बाहरी शक्तियों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए। ठीक है, जैसे तुर्कों के विरुद्ध, दिल्ली सल्तनत के शासक, सिंध से आए आक्रमणकारी, बंगाल के पाल शासक, दक्षिण के चालुक्य, पूर्व के चंदेल, गहड़वाल, मराठे, सबसे लड़े अपन, अंग्रेजों से भी लड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? अब देखो इतिहास के कुछ प्रसिद्ध युद्ध और यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो अपन ने इसको भी शामिल किया है। जैसे तराइन का युद्ध 1191 हो गया, खानवा का युद्ध 1527 हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 हो गया। इन इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध हुए राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े। इन युद्धों में पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों का जो है भूमिका रही है।
ठीक है, अब इंगे मैं और डिटेल तो क्या बताऊं, मैं थाने सन पटा दिया और मैं युद्ध तो पूरा ही थाने पटा चुकी हूँ। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम जनता की स्वामी भक्ति और प्राणोत्सर्ग। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की बेहद महत्वपूर्ण और गहरी परंपरा रही है, जिसके चलते आम लोगों ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दिया। अब इसमें यहाँ पे जैसे कि आम जनता से संबंधित जैसे कि दायमा हो गई, पन्ना दाय है, इनको भी जो है शामिल किया, हाकिम गासूरी है, ठीक है, इन सभी को शामिल किया। अब यहाँ पे जो उदाहरण दिए वो ध्यान रखो, पन्ना दाय, चंदन और कीरतवारी, ठीक है, ये उदय सिंह जी को बचाने संबंधित था, राजा और राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए। चेतक, महाराणा प्रताप का निष्ठावान और बलिदानी घोड़ा, कौन नहीं जानते। यहाँ राम प्रसाद भी लिख सकते हैं, जो हाथी महाराणा प्रताप का है ना, वो उसके भी वीर गाथा है। हकीम गासूरी, महाराणा प्रताप के सेनापति जिन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। भामाशाह, अपनी संपूर्ण, ये संपूर्ण है, संपूर्ण संपत्ति दान करने वाले महान स्वामी भक्त। दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले अद्वितीय वीर। जेम्स टॉड का दूसरा महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पे कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय शौर्य और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं खिला हो। ठीक है, नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है, वो ये है, राष्ट्रीय शौर्य और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं खिला हो, इस तरीका का कोई फूल नहीं उगा राजस्थान के अंदर, यानी कि राजस्थान की वीर भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा है। अब यहां तक भी याद करने लायक कोई चीज आई नहीं है। अब कवि प्रदीप की कुछ लाइनें यहाँ पे आएगी, देखो। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये गीत है। प्रसिद्ध राष्ट्रकवि प्रदीप ने इस गीत में राजस्थान की सूरवीरता और बलिदान को विशेष रूप से रेखांकित किया है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। इस तरीके से अपन ने बचपन में ये काफी बार सुना है, और आज भी जब राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, है ना, तब ये गीत बहुत बढ़िया तरीके से बजता है और अपन को अच्छा भी लगता है। तो इस गीत की कुछ मुख्य पंक्तियां जो राजपुताना के लिए है कि ये है अपना राजपुताना ना जैसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन गाटा बरछी तीर कमानों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आप लोगों का पता नहीं, बाकी मैंने खुद ने पढ़ी है पंक्तियां और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये किस कारण, मैंने कोई इस तरीके से नहीं पढ़ी है कि रोंगटे खड़े हो, ये पंक्तियां लिखी इस तरीके से गई है कि इसे कोई भी पढ़े यदि ढंग से तो रोंगटे खड़े होना लाजमी है। ठीक है, ये इसका असर है, इन पंक्तियों का असर है, इस राजस्थान की भूमि का असर है, यहाँ त्याग और बलिदान की ऐसी भावना का असर है कि आज जब यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते भी जब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, तो ध्यान से ढंग से कोई सुने तो हर स्टूडेंट के जो है रोंगटे खड़े हो जाए, इसी को कहा जाता है पंक्तियां कितनी जबरदस्त तरीके से लिखी है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब, शाहपुरा का बारट परिवार, कौन नहीं जानता इनके त्याग और बलिदान के बारे में, है। केसरी सिंह जी बारट, जोरावर सिंह जी बारट, प्रताप सिंह जी बारट, कौन नहीं जानता। यदि कोई राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति और इनके बारे में नहीं जानता तो भैया वो कैसा राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति है। चलिए, अपन ने तो पढ़ा है बारट परिवार का योगदान। देखिए, शाहपुरा के बारट परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया, और इस परिवार के सदस्यों ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर किया है। ऐसा परिवार, पूरा परिवार ने जो है बलिदान दिया है, वो है बारट परिवार। दिल्ली बम कांड हुआ था 1912 के अंदर, ठीक है। इस 1912 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, इनको मारने का प्रयास किया गया था। दिल्ली बम कांड के नाम से जाना गया, और बम भी बनाए थे अपन ने खुद ने, ठीक है। और इनको बताया था कि सिर्फ तुम्हारे पास में गोला बारूद नहीं है, हमारे पास भी है, ठीक है। और ये प्रमुख क्रांतिकारी इसमें कौन थे, इस बम कांड को अंजाम देने में बारट परिवार के वीर सपूतों जैसे प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो अब ये चीज थाने ध्यान रखनी है। कौन है, ले भाई साहब स्क्रीनशॉट ले। देखो, गांधीवादी आंदोलन और प्रजामंडल की भूमिका। प्रजामंडल अभी अपन हाल ही में पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को जो है अभी ताजा ताजा याद भी होगा। अहिंसात्मक आंदोलन, देखिए, अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौर में राजस्थान शेष भारत के समान ही महात्मा गांधी के अहिंसात्मक और सर्वोदयी आंदोलनों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। राजस्थान की आम जनता ने बिना किसी डर के अभय होकर इस राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलनों के दौरान राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई,
और इन प्रजामंडलों ने बहुत ही अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी और दमनकारी शासन के विरुद्ध राजस्थान के स्थानीय लोगों को संगठित और एकत्रित करने का ऐतिहासिक प्रयास किया। ये चीज यूं है कि मैं रैपिड तरीके से पढ़ रहा हूं, उसका कारण है कि भैया जो डायरेक्ट ये क्लास देखने आया है, तो ये तो भैया क्लास है 77th, यानी कि 77वीं क्लास है। उससे पहले आपको 76 क्लासें देखनी पड़ेगी। उन सब के अंदर ये मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है एक तरीके से रीडिंग करते हुए अपन इस जो औपचारिकता आती है पाठ के आगे, उनको जो है अपन एक नजर मार रहे हैं कि भैया हमने ये भी चीज पढ़ ली है। फिर ढंगू तो पढ़ा, देखो अब आ रहा है आगे और, ठीक है बे ढंगू पढ़ा है एकदम ही। ले स्क्रीनशॉट। देखो किसानों का दोहरा शोषण, किसान भी अपन जो है किसान आंदोलन पढ़ के आए हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राजस्थान के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को भूलकर अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे, किसानों का शोषण करने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो शोषण होने लगा और शोषण से परेशान किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित आंदोलन बहुत चर्चित रहे, जैसे बिचौलिया और बेंगू का किसान आंदोलन, और भी है बरड़ किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, बहुत सारे किसान आंदोलन है, लेकिन ये महत्वपूर्ण आप लोगों के इस किताब के इस चैप्टर में दे रखे हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखें। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो भाई। अब तो देखो तारा एक और समस्या रो हल हो के 40% जी को एक पेपर में लाना पड़ता है, अब वो वाली समस्या दूर हो गया और एग्रीगेट कर दिया है कि यानी कि दोनों पेपर मिला के भी 40% लाओ और सिलेक्शन लो। अब तो भाई चेत जाओ, अभी भी लारे रहेगा तो के हुई मने ध्यान को नहीं, मने पतो को नहीं क्या भाई। अब जो आप लोगों की सुविधा कर दी, कौन फोन करा यार भाई, रुक जी यार, पढ़ा न दे भाई, है ना। तो अब पीछे रहने नहीं चाहिए। अरे विद्या संपन्न योजना आई आप लोगों के 76,000 जनों को जो है सरकार रोजगार देना चाह रही है, पर सरकार भाई साहब स्थायी लगा दो दाता, क्यों अस्थायी लगा थे, मतलब वो करना चाहो स्थायी लगा दो ने, टावर अपड़ा तो है, स्थायी क्यों नहीं लगाओ थे। स्थायी भर्ती कार्ड तो जब पर ध्यान रहेगा भाई, 76,000 पोस्टा खाली पड़ी है, पढ़ाई डिस्टर्ब है, टावर लगाना है, तो मैं तो वो स्थायी क्यों नहीं लगाओ भाई। इस युवा बेरोजगार जितने भी लोग हैं उन सबकी यही मांग है कि दाता माने स्थायी लगा दो थे, अस्थायी भर्ती में क्या करा। मान लो कि 2-4 दिन नौकरी कर दी, 2-4 महीना भी कर दी, आखिर में स्थायी लगाओ तो मान तो थे काटो, तो मान न अंधेरा रखो, न अंधेरा रखो, खाटे खलडी जाओ है, न तो मैं तैयारी कर पावा ढंगू और न जो है कमा पावा, तो या तो मन तैयारी करने दो या तो मन स्थायी लगा दो। तो दोनों में मतलब ऐसे मत करो आप, दो नाव की सवारी वाली बात हो जाएगी, तो इसमें जो है विद्यार्थी खराब हो जाएंगे। इनको स्थायी लगा दो, स्थायी भर्ती निकाल दो, ये तैयारी करने के लिए राजी है, ठीक है। युवा ये तो चाह रहे हैं, पिछले कई सालों से चाह रहे हैं, 3-4 साल से कह रहे हैं कि भाई सरकार से निवेदन है स्थायी भर्ती निकाल दो, अच्छी खासी भर्ती निकाल दो, जो पोस्टें खाली है अपन को पता है विद्या संबल योजना के तहत अपन लेने वाले हैं, तो दत्ता स्थायी भर्ती निकाल दो। और टावरों तरफ मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं था, ठीक है, टावरों क्लिप बनाओ, रील बनाओ और टिकाओ वायरल, ठीक है, क्योंकि ये आवाज ऐसे ही उठेगी, ऐसे ही जाएगी आगे तक, ठीक है। तो करो, इसको शेयर करो फटाक से, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए विद्या संबल का एक और वीडियो भी मैंने बनाया था और इसमें भी आप लोगों के वापस रख दिए, देसी तरीकों में बात रखी, देसी तरीकों के ज्यादा आगे तक पहुंचे बात, ठीक है। तो करियो शेयर एक बार। ले भाई, स्थानीय आदिवासियों की वीर गाथा और गुरु गोविंद गिरी संत सभा की स्थापना 1883 के अंदर, गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में संत सभा की स्थापना की। अपन पढ़ के आए हैं भाई, जन जागृति उन्होंने देखो दक्षिण राजस्थान के भील और गरासियों को एकत्रित कर उनमें जागृति उत्पन्न की तथा उनमें सामाजिक सुधार की अलग जगह है। ओके, मानगढ़ की पहाड़ी हत्याकांड अपन ने पढ़ा पूरा पूरा, गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, बहुत ढंग से पढ़े अपन ने, है ना। गुरु गोविंद गिरी के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए और इसकी परिणति यह हुई कि 1913 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेरकर मार डाला। ले स्क्रीनशॉट। और ये अपन ने पढ़ा है, आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत का योगदान, ठीक है, ये भी अपन पढ़ के आए हैं। देखो मेवाड़ क्षेत्रों के आदिवासियों का नेतृत्व संभाला इन्होंने और निम्नलिखित समस्याओं के उन्मूलन के लिए इनको एकत्रित किया, जैसे बेगार प्रथा के खिलाफ, अनुचित लगान के खिलाफ, भारी भूमि कर के खिलाफ। फिर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई, है ना। इसकी स्थापना 1840 ईस्वी के अंदर, और इस कोर यानी कि इस जो मेवाड़ी भील कोर सेना है 1857 के विद्रोह में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो भाई।
ठीक है, बड़े आगे। अब देखो यहाँ पे 1840 है तो अब बहुत जने कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि एक्चुअल वर्ष जो है वो 1841 है और जनवरी के अंदर लगभग ये होती है, इसीलिए यहाँ पे 9वीं की किताब के अंदर 1840 दे रखा है, एक्चुअल वाला भी दिया रखा है 1841 है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष और अगले भाग की भूमिका है कि संक्षेप में राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता चेतना और समाज के विभिन्न वर्गों में आरंभ से मौजूद रही है, और जब जब इस स्वाधीनता चेतना के वो आंतरिक अथवा बाह्य किसी भी प्रकार की चुनौती मिली है तो वहां वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया। मतलब ये तो था पहले के इतिहास में, फिर आधुनिक भारत का इतिहास आया तब भी जो है रणबांकुरे लड़े हैं। ठीक है, जो पड़ोसी राज्यों से संघर्ष, पड़ोसी देशों से संघर्ष हुआ है उसमें भी अपने यहाँ के रणबांकुरों ने वीरता दिखाई है। तो देखो सेना में भागीदारी निभाई, आजादी के बाद भी राजस्थान के नौजवान रणबांकुरे भारतीय सेना में भारी संख्या में भर्ती होकर शौर्य और साहस की ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जहां सैनिकों ने अनेक बार प्राणों की आहुति दी है, जैसे कि यहाँ पे जो है आपने देखोगे तो बहुत सारे सैनिक जो है अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हुए दिखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। देखो अब यहां से आता है आपके एक्चुअल जो इस पार्ट के अंदर से प्रश्न बनते हैं वो वाला सेक्शन, परमवीर चक्र और राजस्थान के विजेता। ठीक है, देखिए परमवीर चक्र का महत्व क्या है। यह है परमवीर चक्र जो सम्मान है भारत का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण है। इसके बाद में आता है महावीर चक्र। ठीक है, पहले नंबर पे परमवीर चक्र आता है। ठीक है, किन्हें दिया जाता है यह सम्मान? मुख्य रूप से युद्ध के मैदान में दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता और आदित्य त्याग और सर्वोच्च बलिदान प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। राजस्थान के शहीद परमवीर चक्र विजेता कौन है? जैसे शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत 1952 में परमवीर चक्र दिया इन्हें, और शहीद मेजर शैदान सिंह 1963 में मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो ये ध्यान रखना, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आपने इनके बारे में, तो ये परमवीर चक्र के विजेता आप लोगों को पूछते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब अब आते हैं अपन एक एक डिटेल में पढ़ते हैं, यहां से प्रश्न बनने आप लोगों के प्रारंभ है। ठीक है, अभी तक अपन ने पृष्ठभूमि पढ़ी है। देखो भाई साहब, शहीद मेजर पीरू सिंह जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 20 मई 1918। जन्म हुआ कहां है? रामपुर बेरी गांव, जिला झुंझुनू के अंदर हुआ है। कहां? रामपुर बेरी जिला झुंझुनू के अंदर जन्म होता है। ठीक है, शेखावाटी के ये वीर है। सेना में भर्ती कब हुए? 1936 में राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रश्न अभी हाल ही में बना था कि मेजर पीरू सिंह शेखावत कौन सी बटालियन के अंदर भर्ती हुए थे? राजपुताना राइफल्स के अंदर भर्ती हुए थे। किसके अंदर? राजपुताना राइफल्स के अंदर भर्ती हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। कश्मीर युद्ध देखिए अक्टूबर 1947 और टीथवाल सेक्टर, याद रखना ये टीथवाल सेक्टर, ये यहां से प्रश्न बनेगा भैया। ठीक है, पाकिस्तान का आक्रमण होता है। देखो आजादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। अब पाकिस्तान है ना, स्टार्ट से पाकिस्तान ही रहा है, कभी जो है ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया। ठीक है, आप देखना एक मूवी बनी है अभी अभी आई है सफेद सागर। ठीक है, वो मूवी देखना, उसके अंदर जो है एयरफोर्स की भूमिका को निभाया गया है और बताया है कि किस तरीके से वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। ठीक है, शांति समझौता हुआ था, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ था उस समय, उसने जो है वहां पे जो उनको भेज दिए थे और खुद की सेना के सैनिकों को, और वहां पे जो है ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर वो बैठ गए थे। और उसके बाद में भारत को कितना संघर्ष करना पड़ा था, जो दोगला चेहरा पाकिस्तान ने उस समय अपनाया था उसके बारे में बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जानकारी बहुत अच्छी आप लोगों को उससे मिलती है, देखना। देखो टीथवाल सेक्टर 1948 की गर्मियां थी। कबीलाइयों ने और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर हमला किया। इस हमले के दौरान दुश्मन ऊंची पहाड़ी पर जमे हुए थे। देख ये यही करते थे, ये क्या पहले जाके ऊंचाई पे बैठ जाते, तो फायदा किसको होता? जो ऊंचाई पे बैठा है। अब राजस्थान के अंदर किले जो थे वो ऊंचाई पर बने हुए थे, तो फायदा किले वालों को यही तो था कि अपने ऊंचाई पर है तो दुश्मन आता हुआ दिखेगा तो अपन हावी रहेंगे। तो यहाँ पे भी ये जो है कबीलाई और ये यहाँ पे जाते, तो यहाँ पे जो है ये ऊंची पहाड़ियों पे जाके बैठ गए थे। ऑपरेशन की जिम्मेदारी देखो उस रणनीतिक पहाड़ी पर वापस कब्जा करने का कठिन कार्य 6 राजपूताना राइफल की टुकड़ी को सौंपा गया, और इस जाबाज टुकड़ी की अगुवाई में स्वयं नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेजर पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मेजर पीरू सिंह शेखावत। अब दुश्मन ऑलरेडी ऊंचाई पे बैठा है मजबूत स्थिति में, लेकिन फिर भी अदम्य साहस दिखाया मेजर पीरू सिंह शेखावत ने। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब, अब देखिए आगे क्या होता है। मशीन गन पोस्ट पर हमला होता है।
हमले के दौरान आधे से ज्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह अकेले ही दुश्मन की उस मीडियम मशीन गन पोस्ट की ओर बढ़े। यानी कि जो ऊपर देखो मशीन गन पोस्ट लगा रखी है उन्होंने, मशीन गन बहुत जो है तीव्रता से फायर करती है, ठीक है। अब वहां पे यानी कि उसको जो है नेस्त नाबूद करना बहुत जरूरी है अपने सैनिकों को बचाने के लिए। अब यहाँ पे अपने जितने सैनिक थे वो लगभग जो है बहुत घायल हो गए थे या उनमें से कई सारे शहीद भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मेजर पीरू सिंह जो है उस मीडियम मशीन गन पोस्ट की ओर बढ़ते चले गए और उनके साथियों पर लगातार जो मौत बरसा रही थी, मार रही थी, उसके ऊपर बढ़ते और अदम्य साहस दिखाते हुए मशीन गन चला रही दुश्मन की सेना के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते और उस महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा कर लेते। ये थे मेजर पीरू सिंह। यानी कि देखो खुद बढ़ते हैं आगे और न सिर्फ बढ़ते हैं बल्कि उस पोस्ट पे कब्जा भी करते हैं, उनको सबको मारकर। और इस दरमियान ये गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। जब वे दुश्मन की दूसरी मशीन गन पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे तभी अचानक एक बम उनके ऊपर आकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गए। अब दूसरी भी पोस्ट की तरफ जाते हैं वहां पे भी कब्जा करने, लेकिन उस समय जो है एक बम के ये शिकार हो जाते हैं और गंभीर रूप से वहां पे घायल हो जाते हैं। चित्रों के माध्यम से समझना भैया, यहाँ पे पूरी चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखो मेजर पीरू सिंह यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इस पोस्ट पे कब्जा भी करते हैं, फिर बाद में दूसरी पोस्ट की ओर जब बढ़ते हैं तब बम से घायल हो जाते हैं, ठीक है। अब देख अंतिम सांस तक संघर्ष किया, अत्यधिक घायल और लहूलुहान अवस्था में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे रणभूमि में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं और उनकी इस अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है और इनसे नवाजा। और यहां से आप लोगों के एक भी प्रश्न जो है बाहर जाने की संभावना नहीं है, सारी संभावनाएं खत्म हो गई। जैसे मेजर पीरू सिंह ने दुश्मनों के सैनिकों को खत्म कर दिया था, ठीक है, वैसे ही अपन ने जो है बाहर जाने वाले प्रश्नों की संभावनाओं को खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शहीद मेजर शैतान सिंह, शहीद मेजर शैतान सिंह का जो जन्म है वो बाणासुर में होता है। कहां पे होता है? बाणासुर। बाणासुर एक्चुअली फलोदी का एक गांव है। क्या है? फलोदी का एक गांव है। अब फलोदी पहले कहां आता था? जोधपुर के अंदर। अब फलोदी जो है आप लोगों के अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो यहाँ पे अब फलोदी अलग से गिना जाता है। अब यहाँ ये जो बाणासुर के रहने वाले थे इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बाणासुर के शहीद। इन्हें बाणासुर के शहीद नाम से जाना जाता है और ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। जन्म तिथि देखिए 1 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होता है। जोधपुर लिखा है ना, तो जोधपुर में आप क्या समझोगे? फलोदी के अंदर, ठीक है। पृष्ठभूमि के वर्ष 1961-62 में जब पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया तब भारत ने न्यूनतम संसाधनों के बावजूद यह लड़ाई बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और इस युद्ध में भारत के कई जांबाज सैनिक शहीद हुए जिसमें मेजर शैतान सिंह भी एक थे, ठीक है। मेजर शैतान सिंह भी एक थे और इनके ऊपर भी जो है मूवी बन चुकी है, इनके ऊपर बनी 120 बहादुर। उसमें मेजर शैतान सिंह नेतृत्व कर रहे हैं और 120 बहादुर जो बताए सैनिक वो अहीर, काफी सारे उसमें अहीर सैनिक है जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से चीनियों से लोहा लिया। उसके अंदर भी आप लोगों को इतिहास जानने को मिलता है, ठीक है। अब देखो भारत चीन युद्ध और रेजांग ला दर्रे का संघर्ष। बटालियन और कंपनी देखिए मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी, पूछते हैं ये, ठीक है, लद्दाख के रेजांगला दर्रे पर चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या हुआ कि 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने भारी संख्या में 2 बार हमला बोला। पहली खेप 350 चीनी सैनिकों ने हमला किया और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला किया। मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको मेजर शैतान सिंह के साहसिक नेतृत्व में। भारतीय सेना ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। और इस भयानक हमले में घायल होने के उपरांत भी मेजर शैतान सिंह रुके नहीं और लगातार एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। नेतृत्व कर रहे थे ये और कुशल तरीके से नेतृत्व किया है। उनकी अदम्य उनकी अद्भुत सामरिक सूझबूझ और जांबाज नेतृत्व के कारण भारत के मुट्ठी भर सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। कितनी बड़ी बात है देखिए, यानी कि वो वाली बात है कि चिड़िया नाल बाज लड़ावाता है गोविंद सिंह नाम कहावा, ठीक है। यानी कि एक एक जने ने 10-10 जनों को मारा है, इतनी जबरदस्त तरीके से लड़े हैं ये। रेजांगला दर्रे का संघर्ष है, ध्यान रखना। फिर इस भीषण संघर्ष के दौरान मेजर शैतान सिंह दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनके बारे में सेना और इतिहास में यह गौरवमयी बात प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में गोलियां लगने के कारण उनके दोनों हाथ लहूलुहान
यानी काम करने योग्य नहीं थे, ठीक है, लहूलुहान हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और मशीन गन को अपने पैर से बांधकर पैर की उंगलियों से शत्रुओं पर तब तक मशीन गन चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। कितना जबरदस्त लड़ने का जज्बा होगा, साहस होगा। देखो इस तरीके से ये चित्र देख रहे हो आप कि हाथ जो है दोनों उस समय इतनी गोलियां लगी कि काम नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने अपने पैर के अंदर मशीन गन बांधी और पैर की जो अंगुली से ट्रिगर दबाते रहे और तब तक जो है उनको मारते रहे दुश्मनों को, जब तक कि वो दुश्मन वहां से पूरे जो है दुश्मन मर नहीं गए। इस तरीके से संघर्ष किया है। उनके इस अद्वितीय अदम्य साहस और अद्भुत वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य पदक परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, परमवीर चक्र मिला है आपको भी, ठीक है ना। ये चीजें देखो आपके एक एक प्रश्न सारे कवर हो रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए राजस्थान के महावीर चक्र विजेता और प्रमुख सेनानी बढ़ते हैं अपन। महावीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। ये देखिए, यह परमवीर चक्र के बाद दूसरा उच्च सैन्य का सैन्य अलंकरण है। यह मुख्य रूप से युद्ध के समय या युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, अद्वितीय त्याग और बलिदान प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को दिया जाता है। और यह सम्मान सैनिकों यानी सैन्य कर्मियों और असैनिक यानी गैर सैन्य कर्मियों दोनों को प्रदान किया जाता है। सैनिकों को भी दिया जाता है और गैर सैन्य कर्मी को भी दिया जा सकता है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों देखो, चूनाराम फोगड़िया, सूबेदार चूनाराम फोगड़िया। अब देखिए, राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इन्हें यह सम्मान 1948 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए दिया गया है। अब देखो, ये चित्र एक्चुअल नहीं है, सारे सारे ये चित्र क्या है, बनाए गए हैं, एआई से बनाए ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। तो ये चित्र जो है, जैसे कि ये फेस वाले चित्र आते हैं ना, इसमें ये मत समझना कि एकदम है, आपके समझने के लिए कि हाँ भाई आपको समझना है। अब देखिए जीवन परिचय देखिए, 1923 में जन्म होता है और दलमास की ढाणी के अंदर होता है जो लक्ष्मणगढ़ के अंदर पड़ती है, सीकर में। ठीक है, यहाँ पे आपका जन्म होता है। फिर युद्ध का घटनाक्रम देखो, जून 1948 कश्मीर के पूंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को पीछे धकेलने की जिम्मेदारी राजपुताना राइफल्स टुकड़ी को सौंपी गई थी। ठीक है, ये भी राजपुताना राइफल्स के वहां पे जो है हिस्सा थे। इस टुकड़ी का नेतृत्व तत्कालीन हवलदार चूनाराम फागड़िया कर रहे थे और जब वे दुश्मन के अत्यंत नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। जब ये बहुत पास पहुंच गए थे तो इनके पास में जो है ग्रेनेड आ गया था, एक ग्रेनेड फटा था और चूनाराम जो है ग्रेनेड हमले से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने वीरता दिखाते हुए 2 दुश्मनों को मार गिराया और 3 को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस अद्भुत साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र दिया है। इस अद्भुत साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब पढ़ते हैं अपन शहीद सैनिक डोकल सिंह, शहीद सैनिक डोकल सिंह जी के बारे में। देखिए जीवन परिचय, 1 दिसंबर 1923 को जन्म होता है। गांव शेखला जुनावास जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, 21 वर्ष की आयु में 1944 में भारतीय सेना की 6ठी राजपुताना राइफल्स में सम्मिलित हुए ये भी। ठीक है, राजपुताना राइफल्स के बहुत सारे सैनिक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इनसे संबंधित ये चीजें पूछते हैं कि कौन से सैनिक टुकड़ी के हिस्सा थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उस समय जो 1948 वाले जो युद्ध हुए ना, उनमें ज्यादातर ये राजपूत राइफल्स के अंदर ही थे, राजपुताना राइफल्स। फिर देखो अप्रैल 1948 भारत पाकिस्तान की इसी लड़ाई में डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी। कहां पे थी? उरी क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रख लो, स्क्रीनशॉट। फिर 29 अप्रैल उरी का मोर्चा देखो, उनकी सैनिक टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से मुक्त कराने का आदेश मिला। ठीक है, नवाला पिकेट को मुक्त कराना था, एक चोटी थी। फिर 20 घंटे का भीषण संघर्ष होता है। दुश्मनों द्वारा बरसाई जा रही गोलियों और लगाई गई आग की परवाह किए बिना डोकल सिंह लगातार आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड के फटने से गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस भीषण हमले में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी इस अद्वितीय शूरता के लिए इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना डोकल सिंह जी के बारे में। ठीक है, ये भी राजपुताना राइफल्स के सैनिक थे। आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत। किनके बारे में पढ़ते हैं? ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह जी राजावत। इनका जन्म 2 नवंबर 1923 को होता है।
इस युद्ध के समय रघुवीर सिंह जी 18 राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। ये 18वीं राजपुताना राइफल रेजिमेंट में थे, ठीक है। इन्हें पंजाब के खेमकरण और आसाला उत्तर क्षेत्र की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। इन्हें पंजाब के खेमकरण और आसाला उत्तर की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। 9 नवंबर 1965 की अर्धरात्रि को पाकिस्तानी सैनिकों ने टैंकों के साथ इनकी टुकड़ी पर भीषण हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के कुशल और साहसिक नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने दुश्मन के 22 पैटर्न टैंकों को नष्ट किया है। भाई साहब देखिए, टैंक के टैंक उड़ा दिए दुश्मनों के अपन ने, और उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया था। इनके इस अदम्य साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया है। ठीक है, यहां से भाई साहब दबा दबा के आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे, भर भर के प्रश्न आएंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं। कर्नल उदय सिंह भाटी, देखिए राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। ये 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से आपको सम्मानित किया था। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था कारगिल सेक्टर वाला, वो उसके अंदर इन्होंने जो है साहसिक प्रदर्शन किया था। दिसंबर 1971 में युद्ध के समय कर्नल उदय सिंह भाटी की तैनाती कारगिल सेक्टर के अंदर थी, और उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुका से तारटोक तक का क्षेत्र कब्जे में लेने का कठिन कार्य दिया गया था। ठीक है, अब वह क्षेत्र सभी तरफ से कटा हुआ था, 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। वहां का तापमान 0 डिग्री और वह बेहद दुर्गम क्षेत्र था, जहां चलना भी अत्यंत कठिन था। ठीक है, इतनी विषम परिस्थिति थी, और संचार व्यवस्था से पूरी तरह कटे होने के बावजूद कर्नल उदय सिंह ने अपनी सूझबूझ से साथियों का हौसला बनाए रखा। उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और 10 दिन तक चले इस लंबे ऑपरेशन में भारतीय सेना दुश्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और उनके इस अद्वितीय साहस के लिए इनको भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी के साथ में कौन से युद्ध में इन्होंने संघर्ष किया है वो याद रखना है आपको। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, 6 जुलाई 1933 को जसोल के अंदर जन्म होता है। अब जसोल जो है बाड़मेर में नहीं आकर जसोल कहां आ जाता है, बालोतरा के अंदर। ठीक है, जहां रानी भटियाणी जी का मंदिर है वही जसोल है। अप्रैल 2015 में उनका निधन हो गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। युद्ध के समय लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह पूना हार्स कमांड में तैनात थे। 16 दिसंबर 1941 को उनकी तैनाती शक्करगढ़ सेक्टर में होती है, और उनकी सैन्य टुकड़ी को बसंतर नदी पर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए भेजा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नदी से पूछा जा सकता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर देखिए, दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोटक माइंस बिछा रखे थे, लैंड माइंस होते हैं ना, वो बिछा रखे थे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया। वे दुश्मनों के क्षेत्र में 700 मीटर अंदर तक घुस गए और दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए भाई साहब। ठीक है, कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्राप्त सम्मान इनको कौन सा मिला है? इनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया, और उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फक्र है हिंद की उपाधि दी। और यह होता है आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिनको पाकिस्तान ने भी फक्र है हिंद की उपाधि दी थी? तो वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह। देखो आप लोगों के अभी जो एक प्रश्न बना था कि इनमें से किसको महावीर चक्र नहीं दिया, तो मैंने महावीर चक्र वाले सारे अलग से लिए, परमवीर चक्र वाले अलग से लिए, और आपको स्पेशली बता रहा हूं तो आप लोगों के लिए ये डाउट पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह जयपुर के राज परिवार और राजस्थान के वीर सपूत थे। ये 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ तैनात थे। उनकी तैनाती चचरों और वीरवाह पोस्ट पे थी। कहां पे थी? चचरों और वीरवाह पे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर निरंतर आक्रमण किया है। बिना अपनी जान की परवाह किए साथी सैनिकों का हौसला लगातार बढ़ाया, और दुश्मनों के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। इस ऐतिहासिक और साहसिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया है। सारे महावीर चक्र वाले पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है ना, तो इसलिए एक भी प्रश्न आपको गलत करने की परमिशन नहीं है भाई साहब। और इसी के साथ अपने जो है ये धुआंधार ओजस्वी क्लास भी पूरी होती है। अब
कक्षा 9 की किताब की एक ही क्लास आप लोगों के बची है, वो सोमवार को आएगी। शनि रवि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। और रीट की भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन दे रखे हैं कि गुरुजी वैकेंसी कब आएगी, भाई जल्द आएगी, अपने तो यही आस है, ठीक है। और उम्मीदों पे जो है, उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए, उम्मीदों पे दुनिया टिकी है, तो उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए, आएगी, निश्चित रूप से आएगी। अरे वैकेंसी नहीं निकाली सरकार कर जाएगी, ये ग्रेड 3 की वैकेंसी तो सरकार बनाने की सीढ़ी होती है, ठीक है। सरकार बढ़ाने की भी, गिराने की भी, ये सब जो है 3rd ग्रेड वाली भर्ती सबसे बड़ी भर्ती है भाई साहब। ये किंग मेकर भर्ती है। टीचर मेकर तो है ही है, किंग मेकर भी है, सरकार मेकर है, गवर्नमेंट मेकर है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पढ़ाई में ध्यान दो, आप तो पढ़ाई में ध्यान दो। वैकेंसी निकालनी नहीं निकालनी सरकार की चिंता है, उनको चिंता है भैया। आप लोगों की वैकेंसी के पीछे उनकी वैकेंसी टिकी हुई है, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, समझदार व्यक्ति चिंता नहीं करते बल्कि मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।